मैं हमेशा कहता हूं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। देखो, नुकसान पूरे वर्ल्ड को होगा। प्यूटन के साथ जो है वो दुनिया का कोई लीडर बात नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के हमने तो ना योगी जी को देखा है और ना मोदी जी को देखा है। मतलब वही बात है कि टीवी पे देखते हैं, हिंदुस्तान कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एज ए लीडर मुझे जो मोदी जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, या मतलब पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं, वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उस कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि वो मतलब ताकत तो रखते हैं उसको कंटिन्यू रखने की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए लीडर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया का नाम बहुत आगे तक ले गए हैं, और इंडिया को जो कुछ भी नहीं जानता था, आज वो इंडिया को नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज लोग जानते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको वर्ल्ड लीडर भी मानती है। और पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान का इससे जलन होता है, क्योंकि आपको पता हो कि एक तरफ से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की किसी भी देश में, चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो बहुत बड़ा धनी देश हो, उसमें इज्जत नहीं होती। वहीं नरेंद्र मोदी जी को हर देश में इज्जत होती है, हर मुस्लिम कंट्री में उनको इज्जत किया जाता है। वहीं पाकिस्तान जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है, उसको मुस्लिम देशों में भी इज्जत नहीं मिलती। तो पाकिस्तानियों का ये मानना है कि जिस तरीके से अभी यूक्रेन और जो रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ पर कोई भी लीडर जो है वो पुतिन से बात नहीं कर रहा है। यानी कि जो पुतिन है वो कोई भी लीडर से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही ऐसा लीडर है यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं से पुतिन की बातचीत चल रही है। और ये बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं देखने में कारगर भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया का जलना तय है। क्योंकि यहाँ पर जो भारत है वो एक उभरता हुआ और भी ज़्यादा दिख रहा है, और पूरी दुनिया जो है वो भारत से आस लगाए बैठी हुई है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर और क्या बात कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि दरिया के दरमियान में नहीं तैरते रहना चाहिए, कोई किनारे की तरफ रुख करना चाहिए, किनारा पकड़ना चाहिए। तो दरमियान में तैरने वाला थक जाता है, डूब जाता है जी। इसी तरह मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। अब आप ये तीनों चीजें आपको जो है इस वक्त की भारतीय सरकार में नजर आएंगी, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जो है वो भारत का जो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको डिसाइसिवली एंड कंक्लूसिवली नेशनलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से निकाल के न्यू लिबरल ओपन फ्री ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ उसको लेके गए हैं। यानी वो किनारा पकड़ा है उन्होंने, बजाय इसके कि वो आधा तीतर आधा बटेर करते कि नेशनलाइज्ड इकोनॉमी भी कोई भी कोशिश करे, उसको सरकार पैसा दे दे कि वो भी जिंदा रखे और इधर से फ्री मार्केट इकोनॉमी भी चलाए, तो वो इंडिया की इकोनॉमी क्लैप्स हो जाती या बहुत वीक हो जाती। इसी तरह से जो है वो उन्होंने बजाय इसके कि कोई ऐसी बातें करें जिससे कि जो पॉसिबल नहीं है आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में, उन्होंने वो बातें की हैं, वो चीजें हासिल की हैं अपने लिए जो इस ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काबिले हासिल है, जिनको हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि आज प्यूटन के साथ जो है वो दुनिया का कोई लीडर बात नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के सदर से भी मोदी जी बात कर रहे हैं। तो अब ये जो ह्यूमन कॉरिडोर खुला है, ये तो मोदी जी के प्यूटन को कहने के बाद खोला गया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के, यार लोगों को निकलने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और इसी से रिलेटेड, फिर यूक्रेन वाले उस पर जाएंगे और आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में यूएई के हाथों इन्वेस्टमेंट पे मतलब लेके आना, एक मेरे ख्याल में शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे अभी तक उनकी ये वाली लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ और जो गल्फ कंट्रीज है बड़ा, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत सपोर्ट हमें पास्ट में किया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है इन सारी चीजों में, या फिर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, या फिर आपने इकोनॉमी की बात की, क्या मैसेज है, क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमत? आज ये देखा जा रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्या है। आज का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिसाइसिवली प्रॉफिट है, वो डिसाइसिवली
इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। और इसी हवाले से यूएई जो है, ना सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरेबिया भी और बाकी मुल्क जो है मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक, वो आज इंडिया के साथ तजारत करने में अपने आप को सेफ महसूस क्यों करते हैं? चाइना के साथ सेफ नहीं महसूस करते क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना का उनको भरोसा नहीं है। और इसीलिए आज यूएई ना सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अपने बना रहा है बल्कि इजराइल के साथ बना रहा है। और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने तो कह दिया कि हमारा तो इजराइल से झगड़ा ही कोई नहीं है, अटलांटिक को हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं कहा था कि ऐसे हम तो दुश्मन ताल्लुकात नहीं, अच्छे ऐसे हैं। देख रहे हैं हम उनको। हाँ, तो फिर पीछे रह क्या गया? पाकिस्तान पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये अपने आप को दो चीजों से अपने आप को और अपनी कौम को निजात नहीं दिला सकी। एक, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 2 नेशन थ्योरी जिसकी बुनियाद कम्युनल वायलेंस और कम्युनल हेट पे है, और दूसरा जो नजरिया पाकिस्तान है जो एक जाली नजरिया है जिसका कोई बेसिकली कोई उसकी मटेरियल फाउंडेशन नहीं है, एक तखय्युल है, ख्याल है। और उसी की वजह से आज फौज भी आपके ऊपर बैठी हुई है कि हम जो है वो 2 नेशन थ्योरी के मुहाफिज हैं, हम इस इस्लामी रियासत के मुहाफिज हैं जो हिंदुओं के से हमने अलग हासिल की, और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप पे हुकूमत कर रहे हैं कि हम नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। और तो तीसरी बात तो है ही कोई नहीं पाकिस्तानी फौज के वजूद को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास। देखो, नुकसान पूरे वर्ल्ड को होगा। वर्ल्ड इसलिए होगा क्योंकि हर जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो कि डेवलप भी हैं उनको ऑयल और गैस चाहिए, और ऑयल और गैस की जो कीमतें हैं अभी आप देखो कम से कम 130-135 डॉलर पर बैरल हो गई है, करीब करीब 70-80 थी। तो एक तो 20 से 25 से 30% आपका ये ऑयल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस ऑल राउंड द वर्ल्ड बढ़ेंगे। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत है, इसमें पाकिस्तान भी आता है, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि एक प्रकार इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। दूसरा है आपका जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और लिथियम है। जो लिथियम है जहां पर बैटरी बनाने का काम आता है यूक्रेन में होती है, उनको बड़ा डैमेज होगा, उससे उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। यह भी मानना पड़ेगा कि यूक्रेन को बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ यूरोप। इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां पर वो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बोला जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, व्हीट होता है, बाकी अन्न होता है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। उसके कारण भी आप देखोगे फूड शॉर्टेज होगी वर्ल्ड में। तो एक प्रकार से जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 0.6% श्रिंक होने के चांसेस हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा करीब करीब 3 से 4% पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये जो 20 लाख से लेके सोचने में आया कि 50 लाख तक लोग प्लान करके दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, बहुत बड़ी जो एक ह्यूमन डिजास्टर होने वाला है। ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, और नहीं तो बड़ा नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड को। अब देखते हैं ऐसी कौन सी देश हैं जिनको फायदा है और वो क्यों कराया। हमें लगता है कि एक देश, 2 देश हैं जिसको इसका काफी फायदा है। एक तो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भाई ये लड़ाई जो है मेरे डायरेक्ट तो है नहीं, अमेरिका और रशिया की, आप रशिया को इन्वॉल्व कर लो और यूक्रेन को बलि का बकरा बना दो और वो लड़ेगा, और नुकसान यूक्रेन को भी होगा, रूस को भी होगा, और उनको फायदा होगा। उनको 3-4 फायदे होंगे। एक तो जो अमेरिका समझता है ये जो ऑयल और गैस जो यूरोप से आती है, जो यूरोप को आती है रशिया से, उसमें अभी बाधा पड़ेगी, क्योंकि बताया है कि वो गैस रूस भी नहीं देगा और यूरोप भी मना कर रहा है। उससे क्या है कि 1/3 ऑफ गैस, 1/4 ऑफ ऑयल ऑफ यूरोप कम फ्रॉम रशिया। अब वो बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा, यहाँ तो ठंड बहुत है यूरोप में, उनको गैस ऑयल चाहिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको अपनी मार्केट देख रहा है। वो उसके पास ऑयल भी है, गैस भी है, और वो सोचता है कि मुझे ये मार्केट अमेरिका को मिल जाएगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है उसका, चाहे उसकी प्राइस ज्यादा होगी। यहाँ से पाइपलाइन थी, आपको पता है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 और 1 पाइपलाइनों के जरिए से आता था रूस से जर्मनी, फ्रांस, इटली में, मगर वो शिप से आएगा तो उसकी प्राइसिंग होगी ज्यादा। मगर अमेरिका ये एक मार्केट देख रहा है।
दूसरा, अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हथियारों का बेचना। लड़ाई है, अब लड़ाई से हथियार बिक रहे हैं और वो देश जो डर रहे हैं अभी कि